Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7. This is the third lecture of chapter first, that is tracing changes through 1000 years. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं. तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मैप में क्या चेंज हुआ था उसको देखा था. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चेंज हुआ था उसको देखा था. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, यानी कि इतिहासकारों में कौन कौन से चेंज हुए थे और उनके द्वारा यूज किए गए सोर्सेस में. अब सोर्सेस क्या होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या हिस्ट्री जानने के लिए जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उनको हम लोग सोर्सेस बोलते हैं. जैसे इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल ले लीजिए, कहीं पे खुदाई करके कुछ लिखा गया है, ठीक है, काफ़ी पहले, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उससे उस ज़माने के बारे में काफ़ी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलता है, या जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो इंस्क्रिप्शन क्या हुआ, एक तरह से हमारा सोर्स हुआ, हमारा या हिस्टोरियंस का सोर्स हुआ. तो अब उसमें क्या क्या चेंजेज आया उसको हम लोग देखेंगे. तो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. तो हिस्टोरियन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को स्टडी करते हैं. उससे क्या पता चलता है कि पास्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, किस पीरियड का कौन सा सोर्स है उससे उस पीरियड का जानकारी मिलता है, और अलग अलग तरह का नेचर डेवलप होता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, पीरियड से. तो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन. तो पिछले साल जो है यानी कि क्लास 6 में हम लोगों ने क्या किसके बारे में पढ़ा था, तो गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था. तो इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750. अब हम लोग यहाँ तक तो कंप्लीट करे थे क्लास 6 में. 7th में हम लोगों को 700 से 1715 के बारे में पढ़ना है. तो you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. तो अब आप क्या नोटिस करिएगा कि हिस्टोरियन जो सोर्सेस यूज करते थे पहले, तो उसमें अब जो सोर्सेस यूज करते हैं तो उसमें एक तरह से आपको कंटिन्यूटी मिलेगा. यानी कि पहले जो सोर्सेस यूज करते थे वो अब भी यूज करते हैं, लेकिन दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन. अभी भी वे लोग किस पे रिलाई करते हैं, तो कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे, कोई आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह जो है उस पर, कोई टेक्सचुअल रिकॉर्ड है यानी कि कुछ लिखा हुआ है उस पर, किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए. बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. लेकिन इसमें किसी में जो है एक डिसकंटिन्यूटी आ जाता है, यानी कि अब वो चीज़ ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है और कोई नया चीज़ जो है उसका जगह ले लेता है. द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब ये जो 700 के पीरियड के बाद का जो बात हो रहा है, यानी कि क्लास 7th में हम लोगों को जहाँ से पढ़ना है, तो इस पीरियड में क्या होता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का नंबर जो है वो इंक्रीज होने लगता है और ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. तो ये जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है वो क्या करता है, और जो दूसरे टाइप का इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसको हटा करके उस जगह पे दूसरा इन्फॉर्मेशन यूज होने लगता है. फॉर एग्जांपल देखिए कि पहले जो है मनु स्क्रिप्ट पे कुछ लिखा जाता था, ठीक, क्योंकि पुराने ज़माने में पेपर वगैरह नहीं होता था. अब जब लोगों के पास पेपर हो जाएगा तो वो मनु स्क्रिप्ट यानी कि वृक्ष के छाल वगैरह पे क्यों लिखेंगे, जब पेपर है ही तो उस पर क्यों लिखेंगे. तो इस कारण से क्या हो गया, टेक्सचुअल रिकॉर्ड बढ़ने लगा जब पेपर आ गया. तो थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. अब क्या होने लगा, 700 के बाद से जो है जो पीरियड नया आता है तो उसमें जो है पेपर इजीली अवेलेबल हो गया, और इजीली अवेलेबल तो हुआ ही, साथ में चीप भी था. चीप होने से क्या हो गया कि कॉमन लोग, आम आदमी भी इसका इस्तेमाल करने लगे. इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका जो है यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा. People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. अब जो है लोग पेपर का यूज किस किस चीज़ों में करने लगे, तो होली टेक्स्ट को लिखने में, होली टेक्स्ट यानी कि कोई धार्मिक बातों को लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स यानी कि रूलर्स के इतिहास को लिखने के लिए, उनके घटनाक्रम को, घटनाओं को एक जगह लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए,
कोई संत है उसके उपदेश को लिखने के लिए, कोई पेटिशन है या जुडिशियल रिकॉर्ड है, कोई न्यायिक रिकॉर्ड है उसको लिखने के लिए, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, टैक्स वगैरह का हिसाब किताब जो भी होता था उन सब को रजिस्टर करने के लिए, लिखने के लिए अब पेपर का यूज जो है होने लगा था। manuscripts were collected by wealthy peoples, rulers, monasteries and temples। manuscript जो है जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब उसको इस पीरियड में यानी कि 700 के बाद में जिस किसी को भी manuscript मिलता था वो उसको क्या करने लगता था, कलेक्ट करता था यानी कि संभालने लगता था। जैसे अब ये इसको कौन लोग संभालते थे, तो जो वेल्दी पीपल थे, जो पैसे वाले अमीर लोग थे, उनको manuscript मिलता था या वो खुजवाते थे तो उसको कलेक्ट करने लगे, पैसे दे करके खरीद लेना किसी से। रूलर्स हो गए, जो मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स हो गए, तो ये सब क्या करते थे, manuscript को कलेक्ट करके अपने पास रखते थे संभाल करके। दे वे आर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। ये जो manuscript होता था उसको कहाँ पे वे लोग प्लेस कर देते थे, तो लाइब्रेरीज में या आर्काइव्स में। आर्काइव्स क्या होता है, लाइब्रेरी तो पता ही होगा आपको, जहाँ पे बुक्स होते हैं, और आर्काइव्स होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ को संभाल करके रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। अब ये जो manuscript है ये तो काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसको प्रदान करते हैं, हिस्टोरियंस को। यानी कि हिस्टोरियंस जब manuscript को पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है किस चीज़ के बारे में, तो जिस पीरियड में भी वो manuscript लिखा होता है और जिस विषय पे लिखा होता है उस विषय में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाता है। लेकिन इस manuscript को यूज करना हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो क्यों, कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। तो देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड manuscript बाई हैंड। अब उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, तो स्क्राइब्स यानी कि जो लोग लेखक होते थे, यानी कि जिनको कुछ लिखना होता था, वो क्या करते थे, एक manuscript का कॉपी बना लेते थे अपने हाथों से। अगर उनको अभी क्या है, अभी एक बुक है, ठीक है, तो उसका प्रिंटिंग कर करके जितने बच्चों को चाहिए पढ़ना हो, अगर क्लास 7th का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का बुक है तो गवर्नमेंट ने एक जो है बुक उसको कंपाइल करवाया, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे राइटर्स को बुला करके लिखवा लिया, एक बुक तैयार करवा लिया और प्रिंट करके पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वैसे ही manuscript एक लिख लिया किसी ने, अब जिस किसी को भी उसका ज़रूरत होगा, उसको पढ़ना होगा, तो वो क्या करता था, उसको कॉपी करता था हाथ से, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। तो इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क you would know that this is not a simple exercise। अब आप तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, बच्चे लोग, मतलब आप नहीं। तो अगर आपने कभी कॉपी किया है अपने किसी दोस्त का होमवर्क तो आपको पता होगा कि ये कितना मुश्किल है। अब मुश्किल कैसे है, तो समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। तो कभी कभी क्या होता है, आपके दोस्त का लिखने का तरीका अलग होता है, आपका लिखने का तरीका अलग होता है। यानी कि कोई लेटर आपका दोस्त किसी और स्टाइल में लिखता है, आप कोई और स्टाइल में लिखते हो, तो लेटर में अगर चेंज आता है तो हो सकता है कोई कोई वर्ड उसका अलग हो जाए, आपका अलग हो जाए, आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत होता है, उसको समझने में कि आखिर इसने लिखा क्या है। तो उस चक्कर में जो है आप मजबूरन उसको कुछ और समझ के, या आपको लिखना तो होता ही है क्योंकि कॉपी करना है होमवर्क फटाफट, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिख देते हो। उस चक्कर में क्या होता है, आप गलत बातें या गलत वर्ड या गलत सेंटेंस लिख लेते हो। As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work। तो अब क्या होता है, अब आपके कॉपी में और आपके दोस्त के कॉपी में, दोनों में क्या होता है, एक अंतर हो जाता है, दोनों में एक अंतर क्रिएट हो जाता है। manuscript copying is somewhat similar। अब manuscript का जो कॉपी बनता है वो भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है। As scribes copied manuscript, they also introduce a small changes, a word here, a sentence there। अब जो लेखक लोग होते थे जो manuscript को कॉपी करते थे वो भी वैसे ही करते रहे, कभी एक सेंटेंस इधर लिख दिया, कभी एक शब्द उधर लिख दिया। इस चक्कर में क्या हो जाता था, दोनों manuscript में चेंज हो जाता था, यानी कि इसमें कुछ और उसमें कुछ और बातें, थोड़ा थोड़ा चेंज, ठीक है। These small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another। अब क्या होने लगा, अब एक manuscript का किसी दूसरे ने कॉपी किया, फिर दूसरे का तीसरे ने, ऐसे ही करते करते 100 साल में आप ही सोचो कितने कॉपी उसके बन गए होंगे। तो उन कॉपी में अब जो ओरिजिनल manuscript है और 100 साल बाद जो 100 या 1000 कॉपी से गुजर चुका है, यानी कि उसके 1000 कॉपी बन चुके हैं, तो अगर एक एक सेंटेंस का भी चेंज आता है तो 1000 सेंटेंसेस का चेंज हो गया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो सोचो ओरिजिनल वाले में और 1000 जो कॉपी हुआ है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा।
अब दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। अब ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस समस्या है, क्योंकि हम लोगों को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है बड़े ही मुश्किल से मिलता है या ना के बराबर मिलता है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। तो बाद में जिन लेखकों ने उन मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया है हम लोगों को वही मेनली मिलता है, यानी कि हम लोगों के पास जो आज मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है जो हमको मिलता है वो मैक्सिमम कॉपीड है, ओरिजिनल जो है बहुत कम या ना के बराबर मिलता है। As a result, historians had to read different manuscript versions of same text to guess what the author had originally written. अब ओरिजिनल बात क्या है, सच्चाई क्या है, उसको जानने के लिए हिस्टोरियंस को, आज के इतिहासकारों को एक से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वाला तो है नहीं, उसका 10, 12, 50, 60 जितने भी कॉपी बने। अब हिस्टोरियंस को क्या होता है, जितने भी कॉपीज मिलते हैं सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब में थोड़ा अलग अलग बात लिखा हुआ है। अब सबको पढ़ने के बाद कंक्लूजन पे निकालना पड़ता है कि आखिर सच्चाई क्या है, ओरिजिनल क्या है। इसमें से सब तो डुप्लीकेट है, सब कॉपी है। तो ये हिस्टोरियन के लिए क्या है, एक मुश्किल है, एक समस्या है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। तो ओकेजन पे, किसी किसी खास ओकेजन पे ऑथर्स जो थे, जो लेखक लोग होते थे, वो अपने क्रॉनिकल्स का रिवीजन करते थे, यानी कि उसमें कोई चेंजेस करते थे, रिवाइज करते थे। जैसे अभी बुक्स का रिवाइज एडिशन निकलता है ना, कि यहाँ 2017 का एडिशन, फिर 2021 का एडिशन, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस, जो कुछ बदलाव हुआ है अगर, तो उसको चेंज करते हैं। तो वैसे ही जो ऑथर्स होते थे उस टाइम, वो भी अपने जो क्रॉनिकल्स लिखते थे, जो इतिहास का सीरीज वो लोग लिखते थे, उसमें एक चेंज करते थे। अब द 14th century chronicle, जियाउद्दीन बरनी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। तो जियाउद्दीन बरनी नाम के एक लेखक ने अपना क्रॉनिकल लिखा, अपना क्रॉनिकल लिखा 1356 ईस्वी में। फिर 2 साल बाद यानी कि 1358 में उसने उसको रिवाइज किया, यानी कि उसमें अगर उसको कोई बदलाव, कोई एडिटिंग करना था तो वो उसने किया। The two differ from each other, but historian did not know about the existence of the first version until 1960। अब दोनों में क्या था, अंतर था। 1356 और 1358 वाले में क्या था, अंतर था। हम लोगों को, यानी कि जो हिस्टोरियंस थे, उनको 1358 वाला मिल गया। अब हिस्टोरियंस क्या करने लगे, 1358 वाले को पढ़ने लगे। लेकिन 1960 के बाद उनको पता चला, यानी कि उनको मिला 1356 वाला। अब वो लोग दंग रह गए, काफ़ी ज़्यादा दोनों में अंतर था। इट रिमेंड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। तो जो पहला वाला वर्जन था, जियाउद्दीन बरनी का जो पहला वाला कलेक्शन था जो क्रॉनिकल का, वो जो है 1960 तक नहीं मिला था। उस समय तक हिस्टोरियंस को लगता था कि ये 1358 वाला ही ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल कौन था, 1356 वाला। तो इस टाइप का समस्या जो है हिस्टोरियंस को मतलब सोल्व करना पड़ता है, एक तरह से स्टडी करने के लिए। एक फिगर है ये, अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग ए कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का ये कॉपी कर रहे हैं, एक लेखक है। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर इन साइज। ये जो पेंटिंग है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा और 7.1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10.5 है। बिकॉज ऑफ इट साइज इट इज कॉल्ड अ मिनिएचर। ये जितना छोटा पेंटिंग है ना, इसी के साइज के कारण इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। Miniature paintings were sometimes used to illustrate the text of manuscript। मिनिएचर पेंटिंग को, ये क्योंकि बहुत छोटा पेंटिंग होता है, तो इसको कभी कभी टेक्स्ट को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। मानिए कहीं पे कोई बातें लिखना है, ठीक है, तो उस बात को, उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को नहीं लिख करके सीधा एक पेंटिंग बना दिया गया। उसी से उस पेंटिंग को देख करके लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा बात लिखा होना चाहिए। They were so beautiful that later collectors often took the manuscript apart and sold just the miniatures। तो ये इतना ब्यूटीफुल होता था ये मिनिएचर पेंटिंग की बाद में जो कलेक्टर्स थे, यानी कि वैसे लोग जो कलेक्ट करते थे मैन्युस्क्रिप्ट को या इस टाइप के पेंटिंग्स को, तो उन्होंने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट को रख लिया और जितने भी मिनिएचर पेंटिंग वगैरह थे उनको बेच दिया। ये एक फिगर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। अब पर्शियन और अरेबिक को पढ़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स के हैंड राइटिंग को भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आता है। अब ये कैसे, तो द नस्तालिक स्टाइल ऑन लेफ्ट इज कर्सिव एंड इजी टू रीड एंड सिकास्ते ऑन द राइट इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। तो इन्हीं दो फिगर में देख लीजिए, लेफ्ट वाला जो फिगर है उसमें नस्तालिक स्टाइल में लिखा हुआ है, जो अरबिक या पारसी जो भी लिखा हुआ है उतना मुझे नहीं पता। तो उसमें क्या है,
वो कर्सिव में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ना इजी है, लेकिन राइट वाले में आप देखिए वो काफ़ी ज़्यादा डेंसर है, देख के डरावना लग रहा है कि इसमें आखिर है क्या। ठीक है, तो उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़े कि हिस्टोरियंस में क्या क्या चेंज आने लगा, उनको अब कितना ज़्यादा समस्या होने लगा, उनके जो सोर्सेस थे, अब पहले क्या था इंस्क्रिप्शन वगैरह था, अब हर चीज़ जो है टेक्सचुअल लिखा जाने लगा, मनुस्क्रिप्ट का कॉपी बनने लगा, उन कॉपीज को पढ़ने में क्या क्या समस्या आने लगे। तो इस तरह से सोर्सेस में क्या क्या चेंज हुआ और हिस्टोरियंस में कौन कौन से चेंज हुए, तो उसको हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर करा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।